बंगाल में जब पिछली दफे विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर उसके विधानसभा चुनाव के बाद हिंदू माइनॉरिटीज को और हिंदू वर्कर्स को मारा गया था बुरी तरीके से। क्या किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल लीडरशिप ने? उदयपुर के अंदर जब कन्हैया वाली किलिंग हुई तो उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? एनआईए इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई, 10,000 पेज की चार्जशीट बन गई और उसमें से एक तो व्यक्ति शायद बेल पर छूट भी गया। लेकिन जिन्होंने वो कांड करना था कर दिया, एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि आइंदा से कोई अगर एक लाइन क्रॉस करेगा ब्लास्फेमी इशू के ऊपर तो उसका वही हाल किया जाएगा जो कन्हैया का किया गया। उनके नाम पर उनको रेडिकलाइज किया जाता था, गुजरात राइट्स के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता था, लेकिन उसका सिर्फ एक तरफा विवरण दिया जाता था। उन लोगों का ये मानना था, उस तरह की जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट का, कि वो उनकी जो फोरफादर्स जो थे उन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया है और भारत में वापस से एक गजवा हिंद लाने की जरूरत है, और जो कि आएगा और वापस यहाँ की हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर मुसलमान हुकूमत करेंगे। इवन पाकिस्तान के अंदर शिया माइनॉरिटीज और हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, एकदम लेटेस्ट अगर देखें तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज का क्या हाल किया गया है। तो नमस्कार, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूँ जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है देश के अंदर, और एक तरह से मान के चलें आप पिछले कुछ सालों के अंदर ये हमारे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर, सोशल डिस्कोर्स के अंदर, पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर सबसे फोरफ्रंट पर आ गया है। वो है भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती और सांप्रदायिकता। मैं देखिए, शुरू से मेरा ये मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहेंगे, वो ना चीन से आता है ना पाकिस्तान से आता है। अब आप पूछिए कारण क्यों? चीन कभी भी आकर के बेंगलोर, मुंबई या चेन्नई पर कब्जा नहीं करना चाहेगा। चाइना के डिस्प्यूट्स आपके बॉर्डर तक हैं, वो एक जियोपॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, उनका नेचर डिफरेंट है। पाकिस्तान जो है वो एक आइडियोलॉजी का मैनिफेस्टेशन है, जो जिस आइडियोलॉजी को आप कह सकते हैं कि इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज्म या इस्लामिक कट्टरवाद, जिसका परिणाम हुआ टू नेशन थ्योरी, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान बना। पाकिस्तान उसी की पैदाइश है, उसका एक एक्सटेंशन है, मैनिफेस्टेशन है उस आइडियोलॉजी का। तो अगर मैं ये कहूं कि सब थ्रेट पाकिस्तान से है तो शायद ये एक अधूरा वाक्य होगा। थ्रेट है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से, क्योंकि वो थ्रेट सिर्फ पाकिस्तान तक कन्फाइंड नहीं है। वो थ्रेट आज सबसे ज्यादा अपने घिनौने, सबसे ज्यादा अपने लीथल और डेंजरस रूप में कहीं अगर फन फैला रहा है तो वो है भारत की सीमाओं के अंदर। देखिए, हम बात करते हैं, जब भी हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को कश्मीर भेजता है, इंडिया के अंदर जो है अलग अलग भागों के अंदर टेररिस्ट अटैक्स करवाता है, सैबोटाज करवाता है। चलिए, ये माना कि इसका एक इंटरनेशनल एंगल इस प्रॉब्लम का हो सकता है, मगर आप वो समस्या सोचिए जब पाकिस्तान की जो विचारधारा है, मतलब ऐसी विचारधारा टू नेशन थ्योरी की या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की विचारधारा के अंदर, उसमें मानने वाले बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की तादाद में आपके देश में ही अगर विद्यमान हो और वो सिस्टम को अंदर से खोखला करें, अटैक करें, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप अपने बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं, आप बॉर्डर्स के ऊपर चाइना से बात कर सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरनल लेवल के ऊपर शहर शहर, गांव गांव, जब पाकिस्तान जैसी विचारधारा में बिलीव करने वाले लोग अगर एक्टिव हो जाए, या फॉर दैट मैटर एक जो एक्सक्लूसिविस्ट आइडियोलॉजी है जो कि आती है इस्लाम के एक खास तरह के इंटरप्रिटेशन से, ऐसा इंटरप्रिटेशन इस्लाम का जिसके अंदर अल कायदा बिलीव करता है, या जिसके अंदर जैश ए मोहम्मद बिलीव करता है, या पाकिस्तान के हुक्मरान बिलीव करते हैं, वो एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का जिसके अंदर नॉन इस्लामिक लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यदि ऐसे विचारधारा को मानने वाले लोग आपके शहर शहर और गांव गांव में विद्यमान हो, तो वो किस खतरे का रूप ले सकती है, इस बारे में शायद अब सोचने का वक्त आ गया। एक छोटा सा ब्रीफ मैं इतिहास का एक बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि भारत में जब इस्लामिक इन्वेजन शुरू हुए, उनकी तबीयत और नेचर उससे पहले जो भी भारत में आक्रमण हुए उससे बहुत भिन्न थी। 712 के अंदर सिंध में इस्लामिक इन्वेजन हुए, उसके बाद लगभग 300 साल तक वो कन्फाइंड रहे सिंध के अंदर और अफगानिस्तान के एरिया तक। उसके बाद हमारे मेन इंडियन हिंटरलैंड में भी आ गए। पहली बार आपके पास ऐसे इन्वेडर्स आए जो कि आपके धर्म, आपकी संस्कृति
और आपके रहन सहन, आपके विश्वासों के ऊपर अटैक करना चाहते थे। इससे पहले जो भी इन्वेडर्स भारत में आए वो भारत की संस्कृति, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के अंदर रच बस गए, तो उससे भारत की एक जो कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी थी उसको कभी खतरा नहीं हुआ। लेकिन ये जो इस्लामिक इन्वेजन भारत के अंदर आया वो धीरे धीरे भारत को एक, कहते हैं ना, हमारा जो सिविलाइजेशन जो है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजियस जो एक सेटअप है भारत का, उसके ऊपर एक सबसे बड़ा थ्रेट इन्होंने प्रस्तुत किया। टेरिटोरियल थ्रेट एक अलग चीज है, टेरिटरी तो एक्वायर की जाती है, उसके बाद वापस ले ली जाती है, वो एक टेम्परेरी चीज है। लेकिन जो हमला आपकी संस्कृति सभ्यता के ऊपर होता है वो उसका नेचर बहुत डिफरेंट होता है, बड़ा लॉन्ग लास्टिंग होता है। उसके असरात आपके दिमाग, आपके माइंडसेट के ऊपर होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हमारा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से आता है। अब लेटर ऑन जैसे जैसे यहाँ पर आपके सारे जो इस्लामिक सिस्टम के जो रूल रहे, जिसके अंदर स्लेव डायनेस्टी थी, उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद फिर जो है लेटर मुगल्स डिक्लाइन हुए, फिर मराठास ने जिस तरह से एक पूरा वापस रिकॉन्कर किया, फिर आपका ब्रिटिश टाइम के अंदर एक पार्टीशन मूवमेंट हुआ और टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बना। और पार्टीशन में जो दंगे हुए उसमें हजारों लोग मारे गए जैसे, और बड़े वायलेंट ब्लडी दंगे थे। उसके बाद भी भारत में दंगों का एक सिलसिला जारी रहा। गुजरात राइट्स हो, चाहे भागलपुर राइट्स हो, चाहे असम के राइट्स हो, वो चलते रहे सिलसिलेवार ढंग से। और यहाँ कोई बात इसकी नहीं है कि कौन सी पार्टी सरकार में थी, बीजेपी थी या कांग्रेस थी। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोई भी पार्टी सरकार में रही हो या नहीं रही हो, उसके अलावा भारत के समाज का एक मेन जो कह सकते हैं जिसको रिश्ता हुआ जो घाव था, वो यहाँ के हिंदू मुस्लिम टेंशन्स थे। और वो घाव पिछले तकरीबन 1200 साल से इस देश की बॉडी पॉलिटिक को, इस देश की आत्मा को झकझोर कर रहा है। और आज वो घाव और एक बिल्कुल नासूर बन चुका है, और वो वुंड इतना गहरा हो चुका है कि आपकी वापस से इस कंट्री की एक, कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस को उसको शैटर करने पर आ गया। ये एक मेरा एक ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अब मैं आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, सबसे पहले तो मेरा ये संदेश है, आजकल हमारे देश में बहुत एक थर्ड रेटर किस्म के पॉलिटिकल एनालिस्ट आ गए हैं। कुछ लोग रिलीजियस एजेंडे के तहत काम करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि जो भी व्यक्ति इन इश्यूज पर ऑब्जेक्टिवली बात करता है उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप सरकार के विरोध में कुछ अगर एक बात भी कहते हैं तो तुरंत आपको जो है कंडेम कर दिया जाता है। अगर आप फेवर में कहते हैं तो आपको जो है सबसे उच्च कोटि का राष्ट्रभक्त बना दिया जाता है। अगर आप किसी रिलीजन के विरोध में कोई बात कहते हैं तो वो जो एजेंडे चल रहे हैं विदेश से संचालित पूरी की पूरी जो टीम्स हैं वो आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करने में लग जाती है कि इन्होंने माइनॉरिटीज को जुल्म करने को वकालत करते हैं और माइनॉरिटीज के खिलाफ फासिस्ट एजेंडा चला रहे हैं। मैं सभी से ये गुजारिश करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए मेरा ये वीडियो कतई नहीं है, और मैं उस तरह के थर्ड रेटर क्राउड को एंटरटेन भी नहीं करना चाहता। मेरी नजर में ये इशू इट्स नॉट अ रिलीजियस इशू, ये सबसे पहले एक सिक्योरिटी इशू है, जो एक सांप्रदायिकता का जो चैलेंज है भारत में, प्राइमरीली ये एक सिक्योरिटी इशू है, जिसकी शुरुआत एक खास किस्म के रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से या रिलीजियस अवधारणाओं से होती है। तो हमें सबसे पहले तो इसका एक बहुत बारीक तरीके से इसका एक एनालिसिस और विवेचना करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, बात यह कि विवेचना करने के लिए कि इसका रिलीजन से क्या ओरिजिन है क्या नहीं है, वो एक अलग विषय है, उस पर फिर डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले जरूरी है कि वर्तमान में वस्तु स्थिति क्या है उस पर बात करना। आज अगर आप देखें तो जो दंगे भारत में हो रहे थे सिलसिलेवार ढंग से, जिसके बारे में मैंने बताया, फिर 1980s के अंदर आपका राम टेम्पल मूवमेंट शुरू हुआ। राम टेम्पल मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके अंदर बात आई ये बाबरी मस्जिद वाले इशू की। अब उसके ऊपर देखिए, मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा, इसको अगर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का जो पक्ष है वो ये कहता है कि साहब हमारी मंदिर, हमारा मस्जिद तोड़ दिया, ये कर दिया, हमारे राइट्स पर जो है लोकतंत्र में खतरा उत्पन्न हो रहा है, उसके अगेंस्ट कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है। आप मुझे एक चीज बताइए कि जो है अयोध्या की या मथुरा की हिंदुओं के लिए वही वैल्यू है जो मक्का या मदीना की मुसलमानों के लिए है, या आपकी जो है रोम में वेटिकन की जो वैल्यू जो है आपकी एक चर्च के लिए है। जैसे क्या अगर कोई ये डिमांड करे मुसलमानों से या क्रिश्चियन से कि वो अपना मक्का मदीना या वेटिकन जो है दूसरे धर्म के मजहब के लोगों को हैंड ओवर कर दें, क्या वो करेंगे? अगर इसका जवाब उनकी तरफ से हाँ है तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि वो जो अपना क्लेम करते हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर, उस क्लेम को हम सपोर्ट करेंगे। और अगर इसका जवाब ना है तो फिर कोई रीजन नहीं बनता कि इस तरह के आर्ग्यूमेंट करने का कि हमारी मस्जिद तोड़ दी, वो कर दी, कोई रीजन नहीं बनता इस चीज का।
बात है जहां तक माइनॉरिटी राइट्स की, माइनॉरिटीज को इस देश में जिस ढंग से जितना प्रोटेक्ट किया जाता है, जितना सपोर्ट किया जाता है लोकतांत्रिक फ्रेमवर्क के अंदर, उतना शायद आपको अरब कंट्रीज में कभी नहीं मिलेगा। आज तो हालात डिफरेंट है, परंतु आप मुझे बताइए जो हिंदू टेम्पल्स है वहां पर कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। जो दूसरे इस्लामिक पर्टिकुलर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं मक्का मदीना में, क्या वहां पर कोई आ सकता है, जा सकता है? क्या वहां पर आपको जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको वही सहूलियत फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है? और मैं इसको मैं कोई गलत भी नहीं मानता, वो उनका अपना कंट्री का सिस्टम है, उनकी हुकूमत के अपने लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, हमें उन कानूनों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट दोज लॉज। लेकिन अगर उसकी बदौलत यहाँ पर अगर कोई गलत डिमांड करते हैं इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि जमात इस्लामी या फिर देवबंदी ग्रुप्स या और भी कई तरह के ग्रुप्स जैसे कि PFI वगैरह, ये सब जो है ये हमारे इनको रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है और माइनॉरिटीज के साथ गलत किया जा रहा है, तो फिर वो बात गलत हो जाती है। उसके बाद फिर आप देखेंगे बाबरी मस्जिद को एक ऐसे नैरेटिव की तरफ ले किया गया कि शायद उसे बताया गया कि सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो अभी हिंदुस्तान में हो रहा है, और बड़े टेररिस्ट को रिक्रूट किया गया, बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस मुद्दे के ऊपर बन गए। पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद और तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से लश्कर उनकी ट्रेनिंग में ये वीडियोस चलते थे बाबरी मस्जिद के, उनके नाम पर उनको रेडिकलाइज किया जाता था, गुजरात राइट्स के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता था, लेकिन उसका सिर्फ एक तरफा विवरण दिया जाता था। उन लोगों का ये मानना था उस तरह के जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट का कि वो उनकी जो फोरफादर्स जो थे उन्होंने हिंदुस्तान पर रूल किया है और भारत में वापस से एक गजवा हिंद लाने की जरूरत है, और जो कि आएगा और वापस यहाँ की हिंदू माइनॉरिटी के ऊपर मुसलमान हुकूमत करेंगे, ये उनकी एक अवधारणा थी। और उस फ्रेमवर्क के अंदर कहीं भी आपके जो नॉन मुस्लिम्स है उनका कोई स्टेटस नहीं बैठता, उनका कोई प्लेस नहीं है। और ये चीज आप देख सकते हैं जहां जहां भी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट रेजिम्स आई हैं, हाल फिलहाल जैसे सीरिया के अंदर आई है, वहां पर अलावाइट्स के साथ या ड्रूज के साथ क्या हो रहा है, तालिबान की रजीम अफगानिस्तान के अंदर फीमेल्स के साथ या शियास के साथ क्या हो रहा है, इवन पाकिस्तान के अंदर शिया माइनॉरिटीज और हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, एकदम लेटेस्ट अगर देखें तो बांग्लादेश के अंदर हिंदू माइनॉरिटीज का क्या हाल किया गया है। तो वो एक नजरिया है कि भाई जो हमारे इस रिलीजियस व्यू से सब्सक्राइब नहीं करता है उसे न जीने का अधिकार है, न रहने का अधिकार है, न सांस लेने का अधिकार है, वो एक दोयम या तृतीय दर्जे का नागरिक है, दे नीड्स टू बी क्रश्ड एंड दे नीड्स टू बी ऑप्रेस्ड। इस विचारधारा में मानने वाले ये लोग हैं। देश भर में दंगे हुए, देश भर के अंदर अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स हुए, कभी चाहे वो गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हो, कभी चाहे जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हो, कभी दिल्ली में हो, उसके बाद मुंबई के अंदर 26/11 अटैक हो। ये सब उसी विचारधारा के लोग थे जो एक चाहते थे कि भारत के अंदर एक कंप्लीट इस्लामिक टेक ओवर हो जाए। PFI जैसी संस्थाएं बनी जो एक कंप्लीट इस्लामिक टेक ओवर की वकालत करती थी। फिर 2000 और उस वक्त हुआ ये कि सरकार में भी ऐसे लोग थे जो एक एक्सट्रीम इस्लामिक अपीजमेंट को फेवर करने वाले लोग थे। हमारी अपनी कमजोरियां थी, हमारे सुरक्षा तंत्र की, हमारे ब्यूरोक्रेटिक तंत्र की, हमारे राजनीतिक तंत्र की, जिससे कि इस तरह की विचारधारा वाले लोगों को और एक्सट्रीमिस्ट एक्टर्स को फायदा मिलता गया और वो हावी होते गए। और उसके बाद 2014 में एक भारी नेतृत्व परिवर्तन हुआ भारत के अंदर, जिससे कि ये उम्मीद की गई कि वो इन सब खामियों को ठीक करेंगे और इन सब खामियों को ठीक करते हुए जो इस्लामिक कट्टरवाद भारत में है, इन चीजों को एड्रेस करने के लिए कुछ सिस्टमैटिकली काम करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब यहां तक तो ऐतिहासिक एक पृष्ठभूमि हो, अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, लास्ट सेंसस हमारा 2011 के अंदर हुआ था। अब एग्जैक्ट फिगर अगर उस वक्त माने तो 14% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन भारत में थी। 2021 में सेंसस नहीं हुआ है। आज जो मैं जर्नलिस्ट से बात करता हूं या जो इस फील्ड में काम करते हैं वो बताता है कि अनऑफिशियल एस्टिमेट्स अबाउट 25 करोड़ हैं मुस्लिम्स की पॉपुलेशन इस देश की या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी की जिस स्पीड से बढ़ रही है। इनफैक्ट इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक रिपोर्ट भी थी, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो काफी ज्यादा है हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से। उसके आधार पर अगर ये पॉपुलेशन आपकी 2050 तक आते आते 25 करोड़ की अगर 40 करोड़ 45 करोड़ हो जाता है तो फिर एक सब्सटैंशियल सेगमेंट भारत में कंस्टिट्यूट होगा। और उसके अंदर आप मिला दीजिए बांग्लादेश का जो एक हाईली रेडिकलाइज्ड मुस्लिम लॉट है उसको और पाकिस्तान के हाईली रेडिकलाइज्ड मुस्लिम लॉट को, तो उस पॉपुलेशन को आप टोटल मिला के देख लीजिए कितना होगा। 45 करोड़ यहाँ के, बांग्लादेश के तकरीबन 20-22 करोड़ वहां के और पाकिस्तान से के 20 से 25 करोड़। तो ये आपका आंकड़ा बैठता है
तकरीबन 70 से 80 करोड़ के आसपास का, अगर एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट मान के चले तब भी उस किस्म का ये आंकड़ा बैठता है आपका 80 करोड़ के आसपास का। अब देखिए हुआ क्या है, पिछले 12 सालों के अंदर भारत में हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये एक बहस का विषय है। मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, मुझे इस तरह का जो है ना पर्टिकुलर रिलीजियस कंसोलिडेशन के अंदर मेरा कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर इन चीजों का अध्ययन करता हूं, दूर से इनको देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, ठीक है। कुछ लोगों का इनमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है कि ठीक है बाबरी मस्जिद का इशू हो गया, या जो है हिंदू मुस्लिम जो इश्यूज हैं उसमें अगर हिंदू कंसोलिडेशन होता है तो वोट एक खास दिशा में पड़ जाएगा और दूसरा वोट किसी और दिशा में पड़ जाएगा, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट हो सकता है। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है। मेरा इंटरेस्ट इस राष्ट्र की सुरक्षा के अंदर है। इस राष्ट्र का जो ताना बाना जो है ना सोशल एथनिक, उसको कोई डैमेज ना हो, मेरा इंटरेस्ट उस चीज के अंदर है। तो पिछले 12 साल के अंदर अगर मैं देखूं तो हिंदू कंसोलिडेशन की जहां तक बात है तो मैं मानता हूं कि उसमें कुछ खास प्रोग्रेस हुई नहीं, ठीक है। जो भी हम हिंदू कंसोलिडेशन देखते हैं वो एक सोशल मीडिया का फिनोमिना है, जिसके अंदर कुछ हैंडल्स जो कि कुछ खास पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करते हैं, वो एक नैरेटिव को पेडल करते हैं, अलग अलग आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बता करके उसके आधार पर हिंदुओं के अंदर गुस्सा आता है, जोश आता है, और दरअसल घटनाएं तो हो ही रही है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर से, और उन घटनाओं को जिसके अंदर काफी हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे हैं और उसके आधार पर जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट हिंदू फेस कर रहा है, वो डर उसके मन में है। और फिर सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव इस तरह का चलता है तो डेफिनेटली वो उससे उसका एक इंफॉर्मेशन बेस बढ़ता है, लेकिन उससे कहीं भी जो है ना उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर अपने आप को मोबिलाइज करने की या उस तरह की कोई भावना जागृत हुई हो, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि आप देखिए हिंदू जो रिलीजन जो है या सनातन धर्म जिसको आप कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। उसके अंदर गुंजाइश नहीं है कि वो अपने सिस्टम्स खड़े कर सके, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जमात इस्लामी, इस तरह की संस्थाएं हिंदू धर्म में खड़ी ही नहीं हो सकती, उसकी व्यवस्था ही नहीं है। इस्लामिक स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, वहां पर सरकार या हुकूमत सेकेंडरी है, सबसे पहले रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस अथॉरिटी आती है, उम्मा का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहां पर इंटरनल इनहेरेंट रिलीजियस जस्टिफिकेशन है, रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इस तरह की जो संस्थाएं होती हैं, चाहे वो जैश हो, लश्कर हो, अल कायदा हो, आईसिस हो, उनको खड़ा करने के लिए पर्याप्त धार्मिक आधार वहां पर हो सकता है या क्रिएट किया जा सकता है। उन रिलीजन के स्क्रिप्चर्स का एक स्ट्रक्चर इस तरह का है, और जब हुकूमतें वहां पर आती हैं तो हुकूमतों को इनकी बात माननी पड़ती है या इनको सपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू रिलीजन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप इस तरह के एक आर्म्ड स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सके, ना कोई विजन है, क्योंकि वो एक किताब पर चलता है। यहाँ पर कोई एक सबको बांध के रखने वाली अवधारणा नहीं है। अलग अलग मत हैं, मतांतर हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं, इंटरनल डिविजन्स, कास्ट को लेकर के बहुत सारे डिविजन्स हैं, आपकी आइडियोलॉजी, रिलीजियस बिलीफ्स को लेकर के बहुत सारे डिविजन्स हैं। तो इससे उस तरह के स्ट्रक्चर्स खड़े नहीं हो सकते। तो हम जो भी एक कंसोलिडेशन देखते हैं, हिंदू कंसोलिडेशन, वो सिर्फ एक सोशल मीडिया फिनोमिनन है और उसका एक खास पर्पस है पॉलिटिकल गेन्स फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, कि आप अगर कोई इलेक्शन होता है उससे पहले इस तरह की चीजें जो आपके खास दल को फायदा कर जाती हैं, तो उससे कुछ इलेक्शन में वोट पड़ जाते हैं। लेकिन उसके अलावा उसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट मुझे दिखता नहीं है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बने हिंदुओं के सुओ मोटो, यानी कि अपनी तरफ से जो काउंटर कर सके इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को। तो ऐसी स्थिति में क्या हालात बनते हैं? ऐसी स्थिति में स्थिति ये बनती है कि जब आपका कंसोलिडेशन हो नहीं रहा, लेकिन दूसरी तरफ से मुस्लिम्स के अंदर एक एक्सट्रीम लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन हुआ है पिछले 12 सालों के अंदर। बिकॉज मुसलमानों के अंदर एक नैरेटिव जो पिछले 12 सालों से जो स्ट्रांगली चलाया गया है, वो ये चलाया गया है कि वर्तमान जो रेजीम भारत में है वो एंटी मुस्लिम है और वो मुस्लिम्स को क्रश करना चाहती है और मुस्लिम्स के राइट्स को एनक्रोच करना चाहती है और उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरफ लेके जाना चाहती है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हालांकि इसमें कोई खास सच्चाई नहीं है। अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे तो ऐसी कोई भी चीजें सामने आती नहीं है। अब मैं उनके बारे में बात करूंगा। देखिए, अब ये नैरेटिव किन ग्राउंड्स पर दिया जाता है कि भारत की सरकार सीए एनआरसी लेकर के आई। सीए एनआरसी का पर्पस कभी भी भारत के जो मुसलमान है उनको डिसएनफ्रेंचाइज करने का कभी नहीं था। वो सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स पर बात करती थी और या जो भारत के सराउंडिंग कंट्रीज में जो हिंदू माइनॉरिटीज है उनकी रक्षा के लिए बात करती थी, और वो भारत सरकार का हक है। देखिए, भारत को यूरोपियन कंट्री नहीं है या अमेरिका नहीं है जिसके पास
बेइंतहा पैसा है कि वो लाखों की तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स का बोझ झेल सके। पिछले दौर में कुछ पार्टीज ने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर आने दिया, जिसमें बांग्लादेश से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स आए। वो एक कट्टरवादी इस्लामिक विचारधारा को लेकर के आए, तो यहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट्स को उन्होंने बढ़ावा दिया, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और एक इकोनॉमिक बर्डन हमारे ऊपर बने। उस चीज को हम लोग नहीं टॉलरेट कर सकते। तो अगेन ये हमारे लिए सुरक्षा का, एक नेशनल इंटरेस्ट का, वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का मैटर बन जाता है। अगर सरकार इसके ऊपर कोई एक्शन लेती है इन इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, तो सरकार कोई धार्मिक कट्टरवाद के आधार पर नहीं ले रही है। सरकार जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए एक्शन नहीं ले रही है, ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट एक्शन अगर आता है, सरकार अगर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेती है, तो वो कोई किसी पर्टिकुलर रिलीजन को खुश करने के लिए नहीं ले रही है। वो सरकार एक्शन इसलिए ले रही है क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों को खत्म करना जरूरी है, जैसा कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके किया कश्मीर के अंदर, टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करके किया। और जहां तक आतंकवादियों के विरुद्ध एक्शन लेने की बात है, तो आप देख लीजिए, अगर सबसे स्ट्रॉन्ग अगर एक्शन कोई ले रहा है तो सऊदी अरब ले रहा है, यूएई ले रहा है। वो इस प्रॉब्लम को समझते हैं, वो तो मुस्लिम हुकूमतें हैं, वो भी ले रही हैं। तो फिर क्या हमारी हुकूमत अगर इसमें कोई इंटरेस्ट एक्शन लेती है, तो उसके आधार पर अगर कोई ये नैरेटिव चलाता है कि आप माइनॉरिटीज को परेशान कर रहे हो, तो बिल्कुल गलत बात है। यूपी के अंदर जो बुलडोजर एक्शन है, बुलडोजर्स वहीं चलाए गए हैं जो इलीगल कॉलोनीज हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर, कम्युनल राइट्स के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करने में जो इन्वॉल्व है, वहां पर बुलडोजर चलाए गए हैं। क्या इसमें कहीं कोई धार्मिक अंधवाद की बात आ रही है आपको, या कोई धार्मिक कट्टरता की बात है? ये एक लॉ एंड ऑर्डर का एक्शन है, ये एक सिक्योरिटी का एक्शन है, इसमें कहीं कोई कट्टरता की बात नहीं है। तो अगर कोई ये नैरेटिव चलाता है कि साहब जो है भारत की सरकार स्पेशली हिंदूज को फेवर करने के लिए कोई एक्शन ले रही है, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड का बिल आता है, तो ये भी एक वाइटल नेशनल इंटरेस्ट की बात है। आज वक्फ बोर्ड रेलवे और भारतीय सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी का ओनर बन चुका है। बिना किसी जांच के, बिना किसी क्लेम के, अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, उस कंट्री में जहां पर 82% हिंदू मेजोरिटी है, इसको कोई कैसे टॉलरेट कर सकता है? ये मुद्दा एक वाइटल नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। अगर आप सोचिए, वक्फ बोर्ड की लैंड के ऊपर अगर टेररिस्ट एक्टर्स, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट एक्टर्स आकर के अपना कोई बेस बना लेते हैं और वहां से ऑपरेट करते हैं, तो हमारी फोर्सेस कैसे निपटेंगी इनसे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना किसी आधार के एक नैरेटिव मुसलमानों के अंदर बनाया गया कि भारत में मुसलमानों का कोई भविष्य नहीं है, और उस चीज को पीएफआई जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जमात इस्लामी और जो ग्लोबल एक्टर्स हैं, चाहे वो कतार में बेस्ड हो या फिर जो वेस्ट के अंदर जो डीप स्टेट है, उन्होंने इस नैरेटिव को बल प्रदान किया। पाकिस्तान के तो खैर इंटरेस्ट में था ही, वहां से सोशल मीडिया के लेवल पर, हर लेवल पर इस नैरेटिव को बूस्ट किया गया। उसके आधार पर आज भारत में मुसलमानों के अंदर कट्टरवाद और एक एक्सट्रीमिज्म एक अलग ही लेवल पर जा चुका है। आपने देखा होगा कि भारत में केरला से, महाराष्ट्र से, यूपी से, जयपुर से आईसिस के रिक्रूटर्स पाए गए। लोगों ने जाके आईसिस ज्वाइन किया है। महाराष्ट्र में पुणे के पास एक जगह है जहां पर आईसिस के एक लोकल मुसलमानों ने कैलिफेट बना दिए। आप मुझे एक चीज बताएं कि भारत में ऐसी क्या चीज है जो हमें इंस्पायर करती है कि वो जाकर के आईसिस कैलिफेट ज्वाइन करें, वहां जाके सीरिया जाके जंग करें? क्या भारत में उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं है? क्या भारत में उन पर कोई जुल्म हो रहा है, गरीबी है उनके साथ? और अगर जुल्म हो रहा है तो यहां क्यों नहीं करते, वहां जाकर के क्यों? क्योंकि ये प्योरली रिलीजियस मोटिवेशन है। ये एक धार्मिक जो कट्टरता जो है वो उनकी विचारधारा को प्रभावित कर बैठी है, और वो एक रिलीजियस मोटिवेशन से ये काम कर रहे हैं। और आज ये कट्टरता आसमान छू रही है। आपने देखा होगा 2019 के बाद सतत रूप से भारत में जगह जगह दंगे हो रहे हैं। मंदिरों के जुलूस जो निकलते हैं, रामनवमी के जुलूस के अंदर पत्थर फेंके जाते हैं, उन पर पेट्रोल बम्स फेंके जाते हैं। ऐसे बंगाल में अभी मुर्शिदाबाद में जो हालात जितने खराब हो रहे हैं वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट, ये भविष्य की तस्वीर है। वहां पर जो है जिस किस्म से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर रखा है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के सपोर्ट के ऊपर, और वहां पर जिस किस्म से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को वहां पर शह मिली है, और इलीगल इमिग्रेंट्स ने मालदा इत्यादि और अब तो पूरे बंगाल में अपना एक बेस बना लिया है, उसके आधार पर ये बहुत संभव लगता है कि भविष्य के अंदर वहां पर एक कंप्लीट इस्लामिक टेक ओवर हो जाए। यही हालात आसाम में भी उत्पन्न हो रहे हैं, यूपी के अंदर भी आपके इसी तरह के हालात उत्पन्न होते जा रहे हैं। उदयपुर जैसे छोटे से शहर के अंदर
जब वो नुपुर शर्मा वाला केस हुआ तो आपकी जो ब्लास्फेमी का इशू था उसके ऊपर एक लोकल टेलर की गर्दन उसी शैली में काट दी जाती है जिस तरह से आईसिस अपने जो कैप्टिव्स होते हैं उनकी गर्दन को जैसे काटता है, उसी शैली में उदयपुर के कन्हैयालाल की गर्दन काट दी जाती है। तो ये चीजें शो कर रही हैं कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और ये फ्यूचर में और बढ़ेंगी, फ्यूचर के अंदर ये चीजें और बढ़ती जाएंगी। और अब मैं बात करता हूं स्टेट की तरफ से रिस्पांस। देखिए स्टेट की तरफ से रिस्पांस बहुत नगण्य है, मैं आपको बताता हूं। और किसी को इस बुलावे में या गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कोई पार्टी अगर आपसे ये प्रॉमिस करती है कि हम ये कर देंगे, हिंदू राष्ट्र लेके आएंगे, वो आएंगे, ये सब पूरी राजनीतिक बकवासबाजी है, क्योंकि ये एक प्योरली सिक्योरिटी इशू है। जिन लोगों को इस इशू को सीरियसली डील करना है वो इस लफाजी में ना पड़ के इसके ऊपर एक 20 ईयर रोड मैप बना करके इन इश्यूज को एक सीरियस सिक्योरिटी चैलेंज के रूप में डील करेंगे। कुछ लोगों को ये सूट करता है कि जस्ट बिकॉज जब इलेक्शंस आते हैं उससे पहले इन इश्यूज को रेज करना और उसके आधार पर कुछ अपना सीट एक्वायर कर लेना और फिर चुप हो जाना। बंगाल में जब पिछली दफे विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां पर उसके विधानसभा चुनाव के बाद हिंदू माइनॉरिटीज को और हिंदू वर्कर्स को मारा गया था बुरी तरीके से। क्या किया था हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल लीडरशिप ने? उदयपुर के अंदर जब कन्हैया वाली किलिंग हुई तो उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? एनआईए इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई, 10,000 पेज की चार्जशीट बन गई और उसमें से एक तो व्यक्ति शायद बेल पर छूट भी गया। लेकिन जिन्होंने वो कांड करना था कर दिया, एक मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि आइंदा से कोई अगर एक लाइन क्रॉस करेगा ब्लास्फेमी इशू के ऊपर तो उसका वही हाल किया जाएगा जो कन्हैया का किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये विचार करना होगा कि हमारी राजनीतिक पार्टियां आपको मूर्ख बना रही हैं। एक तो वो पार्टी है जो अपने आप को पूरी तरह से इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के हाथों बेच चुकी है, पूरी तरह से बेच चुकी है। और वो तो अगर अब गलती से कभी केंद्र में सत्ता परिवर्तन होता है और वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो आप मान के चलिए वो कानून के तहत इस्लामिक गवर्नमेंट यहां पर एक जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके शरिया फैसिलिटेटिंग लॉज लेकर के आएंगे। और जैसा कि मैंने बताया 2050 तक अगर पॉपुलेशन में इतना इजाफा होता है फिर तो पूरे कानूनी तरीके से इलेक्शंस के थ्रू ऐसी पार्टीज आएंगी, ओवैसी जैसे नेता आएंगे जो ओपनली कानून बना करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे और शरिया इनेबल्ड सिस्टम इस देश में लागू करेंगे। और उस वक्त पाकिस्तान कोलैप्स हो चुका होगा, बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट का कंप्लीट होल्ड होगा और वो भारत के रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि आप बॉर्डर्स को कब तक गार्ड कर सकते हैं? आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वहां से जब रिफ्यूजी इन्फ्लक्स होगा आप गोलियां नहीं चला पाएंगे। और वहां के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जैसे कि जमात इस्लामी, जेयूआई और तमाम तरह की जमातुल मुजाहिदीन वगैरह, वो भारत के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इंडियन मुजाहिदीन हालांकि जो वैसे खत्म हो चुका है लेकिन उनके ऑफशूट्स अब भी प्रिवेल कर रहे हैं, उनके साथ अपने लिंकेजेस एस्टैब्लिश करेंगे। और वो एक बड़ा एक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने का। और उसके अगेंस्ट हिंदूज के पास या नॉन मुस्लिम्स के पास क्या होगा, जिसके अंदर सब आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, सिख्स भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, जैन्स भी आते हैं, उनके पास क्या होगा? ऐसी सरकार जो ठीक है हिंदू इंटरेस्ट को प्रमोट करने की या फिर जो है आपका जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करती है, या वो भी छोड़िए जो ये बात कहती है कि हम सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करेंगे या इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को काउंटर करेंगे, वो सरकार हद से हद चुनाव के थ्रू एक बार फिर इलेक्शन में आ जाएगी, 2029 में आ जाएगी। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 2034 में आ जाएगी। लेकिन लोकतंत्र है भाई, कभी तो जाना ही पड़ेगा। और जब आ भी गई है पिछले 15 सालों से तो भी ऐसा देश में क्या हो गया है? ऐसा देश में जो जन जागरण की एक तरह से जो उम्मीद थी ऐसा तो कुछ खास हुआ नहीं है। एक कंप्लीट पॉलिसी क्योस नजर आता है। हाँ, कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिसके लिए डेफिनेटली तारीफ की जानी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसके लिए वो पूरी भूरी प्रशंसा के पात्र हैं, जैसे कि 370 को एब्रोगेट करना, वक्फ बोर्ड को हटाना, टेररिज्म के अगेंस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना। लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। आज ये प्रॉब्लम एक अलग ही रूप धारण कर चुकी है। तो सबसे पहले तो आवश्यकता है कि आप एक 20 ईयर रोड मैप बना करके एक्सपर्ट्स को ला करके इस प्रॉब्लम्स को समझें। इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम कुछ चुनिंदा एवरेज माइंडेड जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो टिपिकल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग, उनको ग्रुप बना करके उनके एडवाइस पर काम करके चलने वाली प्रॉब्लम नहीं है ये। यू नीड एक्सपर्ट्स। आपको प्रॉब्लम का स्वरूप जानना होगा। हमारी सरकारें वर्तमान में सिर्फ नौकरशाहों द्वारा चल रही है, एक्सपर्टीज है कहां? तो इन जो हालात अभी बन रहे हैं उसको देख के तो ये लगता है कि आगे भविष्य में
जो बंगाल में कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, ऐसे राइट्स पूरे देश भर में होते जाएंगे, राजस्थान में, यूपी के अंदर। और उन लोगों के पास पूरे सिस्टम्स हैं। देखिए, एक मॉस लेवल के ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया होता है, जिसके अंदर सभी लोगों को एक कॉल के ऊपर कम्युनिकेट बुलाया जा सकता है। ऐसे ही व्हाट्सएप ग्रुप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल के ऊपर है, नेशनल लेवल पर है, जिनको अल्टीमेटली चलाती हैं पीएफआई या जमात इस्लामी जैसी जो रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो चलाते हैं। उनके पास ह्यूमन राइट्स वर्कर्स की, लॉयर्स की, वो भी फौज तैयार है। अगर वो एक मोडस ऑपरेंडी के तहत फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे उनकी जनसंख्या बढ़ती है या हमारा स्टेट कमजोर होता है और वो उसके बाद मैसिव कम्युनल राइटिंग, स्पोरेडिक कम्युनल राइटिंग अक्रॉस द कंट्री करते हैं, जिसके अंदर पहले लोग निकल के जाकर के मैसिव किलिंग कर दिया कहीं जाकर के नॉन मुस्लिम्स की, उसके बाद आप विड्रॉ कर गए, फिर स्टेट का इंटरवेंशन होगा। अब स्टेट क्या कर लेगा, वहां पर स्टेट अपनी फोर्सेस भेजेगा, जिसमें सबसे पहले तो ये बहस होगा कि जो है कि सेंटर की फोर्सेस जाएंगी या नहीं जाएंगी। जैसे बंगाल में देखिए, पुलिस तो हमारे यहाँ स्टेट का सब्जेक्ट है ना, तो सेंट्रल अपनी जो पुलिस फोर्सेस है उनको भेजेगा या नहीं भेजेगा, उसके लिए भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। स्टेट पुलिस जो होती है वो किन के लिए काम करती है और किस तरह के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट को अपीज कर रहे हैं उनके प्रभाव में काम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब तक जो है आपके काफी लोग मारे जा चुके होंगे। उसके बाद जब सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जाएंगी, वो निहत्ते प्रोटेस्ट करने जब आएंगे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट, उन पर गोलियां चला नहीं सकती क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री। ये सिलसिला एक रूटीन बन जाएगा, एक नॉर्म बन जाएगा। आप कोशिश करेंगे कि बहुत बेहद प्रयास करने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक पिछले 12-13 सालों के अंदर तो लगा नहीं है। बंगाल से ज्यादा ऐसी कहां स्थिति हो सकती है कि जहां पर आपको और ज्यादा जरूरत लगे राष्ट्रपति शासन की, लेकिन वहां पर भी अभी तक लगा नहीं पाए। इसे हम क्या माने, केंद्र सरकार की कायरता, नाकामी या और किस्म के वेस्टेड इंटरेस्ट, ये आप लोग ही तय करें। लेकिन ऐसे राइट्स देश भर में कॉमन बनते जाएंगे। अभी वर्तमान में जब तक सेंट्रल के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि कहती है कि हम सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर टाइट हैं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट का एक मोडस ऑपरेंडी रहेगा कि वो चीजों को एक लिमिट के बियॉन्ड एस्केलेट नहीं करेंगे। वो प्रेशर बना के रखेंगे सरकार के ऊपर, जैसे कि सीए एनआरसी के बाद प्रेशर बनाया तो आज तक सीए एनआरसी का कानून इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अलग अलग जगह कम्युनल राइट्स करेंगे। जब कोई विदेशी डेलीगेट आएगा तब ब्लडी कम्युनल राइट्स होंगे। तो उससे उसका पर्पज ये होगा कि सरकार एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर के जो इंटरेस्ट है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के उनको हर्ट ना करे। और जो लॉन्ग टर्म गोल है पीएफआई जैसी संस्थाओं का कि इंडिया को बाय 2047 इस्लामिक नेशन बनाना है, उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। फिर जैसे जैसे ये सरकार कमजोर होगी और जैसे जैसे इनकी जनसंख्या वाइज पॉपुलेशन मजबूत होगी या इस्लामिक कॉमन मुस्लिम्स के अंदर जब रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा, तो उसके बाद ये दंगे और फ्रीक्वेंट होते जाएंगे। तो आप मान के चलिए 2026-27 से की शुरुआत हो चुकी है। 2030 का जो दशक है उसके अंदर अक्रॉस द कंट्री कम्युनल राइटिंग आपको मैसिव मिलेगी। 2040 तक आते आते एक फैसला अगर ऐसे ही चीजें चलती रही तो ये तय हो जाएगा कि भारत के अंदर जो है कि अब धीरे धीरे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उन्हीं का एक वर्चस्व रहेगा, उन्हीं का स्वे होगा। और 2040 का दशक बड़ा डिसाइसिव दशक होगा। 2040 के दशक के एंड तक आते आते भारत के अंदर काफी चीजें जो है ना, आपको जो नॉन मुस्लिम है उनको ये मानना पड़ेगा कि अब जो है वो हुकूमत में नहीं है और यहाँ का निजाम, व्यवस्था सब कुछ बदल चुका है। 2050 ऑनवर्ड्स मैं उतनी दूर की बात नहीं करता, लेकिन तब तक जो है आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली इनेबल्ड शरिया सिस्टम्स इस देश के अंदर होंगे। और बात करते हैं हम स्टेट की कैपेबिलिटीज की। आप मुझे बताइए, हमारे यहाँ पर पुलिस के यह हाल है कि एक जब उदयपुर के अंदर ब्लास्फेमी वाला वो इशू हुआ, कन्हैया की गर्दन काटी गई, उससे पहले जब वो कंप्लेंट लॉन्च करने जा रहा था, यहाँ की सो कॉल्ड जो पुलिस ऑफिसर थे सीनियर, उनको उससे मिलने की फुर्सत नहीं थी। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, ये आप मान के चलिए हमारा देश का सिस्टम ऐसा है जहां पर अगर आप एसपी या आईजी से तो अगर आप मिल लिए तो फिर तो आप मान के चलिए कि एक तरह से वो तो मोक्ष प्राप्त करने के बराबर की स्थिति है। वो तो भगवान होता है, वो अपने आप को भगवान समझता है, सबसे बड़े। तो अगर कॉमन आदमी जाके उनसे मिल लिया और जाके कोई सिक्योरिटी रिलेटेड बात कर ली तो वो तो बहुत बड़ी बात होगी। वहां तक तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। आप नीचे के लेवल पर बात करने की कोशिश करेंगे। जिनको
इन चैलेंजेस के बारे में न ज्यादा जानकारी है न ज्यादा अवेयरनेस है। अदरवाइज जब ब्लास्फेमी की कंप्लेन लेकर के वो कन्हैया कुमार गया था सिक्योरिटी मांगने, तो यहाँ के कंसर्न आईजी एसपी को इमीडिएटली बुला करके उससे बात करनी चाहिए थी। उनको पता होना चाहिए था कि ब्लास्फेमी वो इशू है जिस पर सैकड़ों कत्ल किए जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, लब्बैक वालों के लिए बहुत सीरियस इशू है। लेकिन जो यहाँ के जो अफसरान जो थे वो तो अपना पैसे खाने के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त थे। बाद में क्या हुआ, एक आध अफसर को सस्पेंड किया गया, वो भी वापस नौकरी में आ गए, तो कोई एक्शन, वर्चुअली कोई एक्शन नहीं हुआ। एक आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं। तो फ्यूचर के अंदर और जो स्टेट इंटेलिजेंस बॉडीज हैं वहां पर सबसे जो या तो सबसे करप्ट आदमी को भेजा जाता है या फिर जो सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी उसको भेजा जाता है। ना उनके पास मशीनरी है, ना उनके पास टेक्निकल स्किल्स है, ना सोशल मीडिया स्किल्स हैं कि वो इन चीजों को मॉनिटर कर सकें। व्हाट्सएप सीक्रेट ग्रुप्स जो हैं उन पर क्या चल रहा है उनको मॉनिटर करने की काबिलियत नहीं है उनके अंदर। जब कन्हैया की किलिंग हुई उसके बाद मैं बड़े सीनियर पुलिस के ऑफिसर से मिला, आईजी रैंक के, उन्होंने जब व्हाट्सएप चैट्स देखी तो वो कंप्लीटली शॉक थे। वो बड़े बेसिक सवाल कर रहे थे कि देवबंदी क्या होता है, बरेलवी क्या होता है, लब्बैक क्या होता है, ब्लास्फेमी क्या होता है। ये तो उनकी नॉलेज के लेवल से, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। स्टेट्स के अंदर जो पुलिस है उसके पास वो कॉम्बैट स्किल्स नहीं है, वेपन्स हैंडलिंग की स्किल्स नहीं है। फ्यूचर में जो राइट्स होंगे वो बड़े ऑर्गेनाइज राइट्स होंगे। उनके अंदर अगर ये लोग ऐसे कुछ एजेंट प्रोवोकेटर्स छोड़ेंगे जो वेपन्स हैंडलिंग में होशियार हैं, लोगों को मोबिलाइज करने के अंदर होशियार है, तो वो उस तरीके से वो राइट्स करेंगे जिसको हमारी स्टेट्स की पुलिस नहीं निपट पाएंगी। आप जाके चेक कर लीजिए हमारे स्टेट्स के अंदर जो पुलिस की जो नफरी होती है उनके अंदर वो लोग कितने लोग AK-47 हैंडल कर पाते हैं या रिवॉल्वर्स पिस्टल्स हैंडल कर पाते हैं। उनकी फिजिकल फिटनेस चेक कर लीजिए आप। प्लस पॉलिटिकल सिस्टम आपका ऐसा है कि वो आपको अलाउ करेगा नहीं। कोर्ट्स एंड जुडिशरी आपके खिलाफ काम करेंगे। और अभी के वर्तमान के हालात देखते तो ऐसा लगता नहीं कि इन चीजों में कोई बहुत मेजर परिवर्तन होगा। और अब स्थिति वो है कि जब आपको अर्जेंट बिल्कुल वॉर टाइम सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ रही है आपको फ्यूचर के अंदर, अगर आपको इन चीजों को रोकना है। लेकिन अभी तक ऐसा लगता है लोग नींद में सोए हुए हैं। कुछ लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये सिर्फ एक इलेक्शन के मुद्दे हैं कि ठीक है इस तरह के इश्यूज होते हैं तो उससे हिंदू कंसोलिडेट होता है, आप पॉलिटिकल पावर में आ गए। दूसरी जो पार्टीज हैं सामने वाली, उनको लगता है कि जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ेगा तो अब तो उनका भविष्य जो है सिर्फ इस्लामिक कट्टरपंथियों के वोट के आधार पर ही हो सकता है। बाकी जो है इस देश के अंदर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सरकार में बैठ करके सभी जो रिसोर्सेज पर कब्जा करके अपना मजे मार रही है। पब्लिक में सड़क पर कौन बचा? एक आम जो शहरी है वो लड़ने के लिए मरता रहेगा। होगा ये कि फिर कुछ लोग माइग्रेट कर जाएंगे, कुछ लोग जो है डर के कन्वर्ट कर जाएंगे और कई लोग मारे जाएंगे। ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस देश में होता रहा है, आगे भी होता रहे। और मैं एक बात और कहता हूं, मैं एक सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, मैं एक पॉलिटिशियन की तरह, एक्टिविस्ट की तरह बात नहीं कर रहा। मैं इस पूरे मुद्दे को एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के अंदर लाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये समस्या यही नहीं, ये समस्या पाकिस्तान में भी हो सकती है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर भी आज जो एक नॉर्मल मुसलमान है जो सिर्फ एक रिलीजन को अपना प्राइवेट अफेयर मानता है और सेक्युलर लिबरल अप्रोच लेके चलता है, उसका कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं सिपाही साहबा, लश्कर जंगवी, तहरीक लब्बैक, इस तरह के एंटिटीज डोमिनेट करते हैं। भारत में भी यही होगा। जब इस तरह के इस्लामिक कट्टरपंथी एंटिटीज डोमिनेट करेंगी तो ऐसे मुसलमान जो वाकई में देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, जो नॉर्मल आम शहरी हैं, वो नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि मसल पावर रहेगा इस तरह के जो कट्टरवादी एंटिटीज हैं उनके पास, और उन्हें भी लगेगा कि अगर, और दूसरा एक सिस्टम भी इस्लाम का इस तरह का है कि आप जब रिलीजियस स्कॉलर्स बड़े लेवल से फतवा आता है उनके खिलाफ बात करते हैं तो फिर आपको कंडेम कर दिया जाता है। जैसे भी हाल फिलहाल में हुआ, किसी एक बुजुर्ग ने वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार का समर्थन किया तो उसकी पिटाई कर दी गई। तो ये एक सिक्योरिटी इश्यू है, इस पर गंभीरता से विचार करें और अपने पॉलिटिशियंस को मजबूर करें। इसके लिए आपको देश की व्यवस्था आमूल चूल रूप से बदलने की जरूरत है। सरकार का काम सरकार करेगी, लेकिन कई सारे काम ऐसे हैं जो सोसाइटी के स्तर पर भी होने चाहिए। डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंटर में छोड़ूंगा। हमारे देश की रिलीजियस लीडरशिप एक्सट्रीमली करप्ट, कॉम्प्रोमाइज्ड और दलालों से भरी हुई।
हमारे देश की जो रिलीजियस लीडरशिप जो है, जो सोसाइटी के लेवल पर काम करती है, नेताओं की और प्रशासनिक अधिकारियों की चमचागिरी करना छोड़ें, अपने कॉन्शियस की बात सुने और वो करें जो जरूरी है। सरकार को चाहिए कि जो एक यहाँ पर जो एवरेज यूथ जो आपका इस देश के अंदर निकल के आ रहा है, मैं पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम यूथ की बात कर रहा हूं, उसका माइंडसेट चेंज करें। आज वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए भिक्षावृत्ति करने वाला बन गया है और उसके लिए आपको गवर्नेंस के अंदर आमूलचूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिस पर हम फिर बात करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।